हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के नेट के एग्ज़ाम में जो सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर आया था उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने कई सारी सीरीज़ को कर ली है और आज हम करेंगे जून 2009 का पेपर, सेकंड पेपर सोशियोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया? ऑप्शंस हैं टॉलकट पार्सन्स, अल्फ्रेड सूट्स, मैक्स वेबर या फिर विल्फ्रेड परेटो। तो कोई भी एग्ज़ाम अगर हम देने जाते हैं तो उससे पहले अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो उससे हमें एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आसानी होती है और हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस लेवल की डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन को करते हैं। तो इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए ये सॉल्व पेपर कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के। तो चलिए इसमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, नेडल ने सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा कौन सी है? ऑप्शंस है संगठन, भूमिका, संबंध या फिर परिस्थिति। तो जैसा कि हम नेडल की जो भी डेफिनेशन पूछी जाती हैं उसमें से हम कुछ कीवर्ड्स को देखकर पता करते हैं कि नेडल की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर उसी को पूछ रहा है कि कौन सी अवधारणा उनकी मूल अवधारणा है। तो संगठन, भूमिका, संबंध या फिर परिस्थिति, इसमें से बताना है आपको सही आंसर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, संबंध। नेक्स्ट है, टॉलकट पार्सन्स के अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण व तनाव प्रबंधन है। ऑप्शंस हैं प्रकार्यात्मक पूर्वावश्यकताएं, प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं, प्रकार्यात्मक विकल्प या फिर प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता। तो बताना है कि टॉलकट पार्सन ने जो एजिल मॉडल दिया था उसे हम क्या कहते हैं उनके दृष्टिकोण से। एजिल का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं कहते हैं, फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट्स। नेक्स्ट है, मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है। ऑप्शंस हैं प्रकार्यवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, उद्विकासीयवाद या फिर संरचनावाद। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, उद्विकासीयवाद। तो जिसने मार्क्स ने समाज के उद्विकासीय क्रम में कई टाइप के समाज बताए, जैसे कि जनजातीय समाज, आदिवासी समाज। उसके बाद बताया उन्होंने सामंतवादी समाज, फिर पूंजीवादी समाज। उसके बाद नेक्स्ट समाज की कल्पना की थी उन्होंने साम्यवादी समाज की। तो इस प्रकार उन्होंने समाज का उद्विकासीय क्रम बताया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिद्धांत शास्त्रियों में से कौन इस कथन के समर्थक हैं कि संस्कृति मूलतः नियमों का संग्रह है? ऑप्शन है मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स या फिर समनर। संस्कृति मूलतः नियमों का संग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन है रेलगाड़ी में यात्रा करते व्यक्ति, वर्षा होने पर लोगों द्वारा छाता खोलना, एक व्यक्ति जो पूर्वजों की अनुष्ठानिक क्रिया में संलग्न हो, या फिर दो साइकिल सवार एक दूसरे से टकराते हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और इजी भी है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बार एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक व्यक्ति जो पूर्वजों की अनुष्ठानिक क्रिया में संलग्न हो।
नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने सहभागी अवलोकन का इस्तेमाल सूचना संबंध संकलित करने में किया। तो अगर आपने ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे ये वीडियो, तो उसमें आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स के जो हम पेपर कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह किसी न किसी अलग अलग फॉर्म में बदल के क्वेश्चन बार बार नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, WF वाइट। नेक्स्ट है, मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है। ऑप्शन है सहसंबंध, मध्य, प्रसरण या फिर बहुलक। तो मानक विचलन का वर्ग क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, प्रसरण। नेक्स्ट है, किस प्रकार से बदलाव का सहसंबंध हमेशा वर्णित किया जाता है। ऑप्शन है अनुपात में, प्रतिशत में, माध्य में या फिर संकलन में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, प्रतिशत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए निदर्शन पद्धति में पहचान करें कि असंभावित निदर्शन पद्धति कौन है। अभ्यंश निदर्शन, साधारण दैव निदर्शन, स्तरित निदर्शन या फिर बहुस्तरित दैव निदर्शन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अभ्यंश निदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पद्धति से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन है आगमन सामान्यीकरण, नैतिक तटस्थता, अनुभवजन्य विश्वसनीय सामग्री या फिर विषयनिष्ठ व्याख्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, विषयनिष्ठ व्याख्या। नेक्स्ट है, अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है परिकल्पना का विकास, परिकल्पना की जांच करना, कारण व संबंध स्थापित करना या फिर सिद्धांत की जांच करना। तो बताना है अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन ए, परिकल्पना का विकास। नेक्स्ट है, पिछले 10 वर्षों का वर्षा का महीनेवार ब्यौरा उपलब्ध है। किस प्रकार से परिमाण अंकों की गणना की जाए जिससे सबसे कम वर्षा वाली दर के वर्षों को चिन्हित किया जा सके। ऑप्शन से मानक विचलन, सह परिवर्तन, बदलाव का सहसंबंध या फिर औसत विचलन। यानी कि हमारे पास 10 ईयर्स का आंकड़ा डाटा है और उसमें से बताना है कि कौन से मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे जिससे हमें पता चल सके कि सबसे कम वर्षा किस ईयर में हुई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, मानक विचलन से। नेक्स्ट है, शिक्षित उत्तरदाताओं के एक बड़े समूह से सूचना एकत्रित करने के लिए जो एक लंबे क्षेत्र में फैले हों, कौन से शोध उपकरण का प्रयोग नहीं सही होगा। ऑप्शन से साक्षात्कार अनुसूची, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, प्रश्नावली या फिर अवलोकन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, प्रश्नावली, क्वेश्चनायर विधि का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्यात्मक सामाजिक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है प्रत्यक्षवाद, भाष्य विज्ञान, अनुभववाद या फिर आगमन विधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, भाष्य विज्ञान संख्यात्मक सामाजिक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। बाकी ये जो तीनों मेथड हैं ये सोशल रिसर्च से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें आता होगा और जो इजी होगा उसे सुमेलित करते हैं। तो अंतर समूह व बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी थी। तो ये दी थी समनर ने। तो ए का 3 यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है? ऑप्शन है धर्म, सभ्यता, नैतिकता या फिर समाजीकरण। तो भौतिक पक्ष को पूछ रहा है। तो भौतिक पक्ष क्या होते हैं? हमारे सभ्यताएं होती हैं, उन्हें भौतिक पक्ष उन्हें देख सकते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति है? ऑप्शन है विद्यार्थी, अध्यापक, डॉक्टर या फिर ब्राह्मण। तो दो तरह की परिस्थिति बताई है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। कौन बात करता है? तो राल्फ लिंटन। तो बताना है इसमें कि प्रदत्त परिस्थिति कौन सी है। तो प्रदत्त परिस्थिति है ब्राह्मण। डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद्विकासीय प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? ऑप्शन हैं सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के द्वारा, समाज में आमूल परिवर्तन के द्वारा, सामान्यता से विशिष्टता की ओर जाने वाला परिवर्तन, या फिर एक निश्चित दिशा में समाज के परिवर्तन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी। तो जो उद्विकास है, और या फिर उस उद्विकास कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, प्रगति कहते हैं, तो ये जो कंसेप्ट हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इनके जो कंसेप्ट को आपको बहुत क्लियरली अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी इसको आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें अंदर से एक टिपिकल वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं जिसको हमें जब तक हम अच्छे से नहीं पढ़े होंगे जब तक उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं परिवार, आय समूह, शरणार्थी शिविर या फिर गांव। तो समुदाय का उदाहरण पूछ रहा है। तो समुदाय, समिति, संस्था, ये कंसेप्ट भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, गांव। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व कोई भूमिका नहीं निभाता? ऑप्शन है स्कूल, प्रथाएं एवं जनरीतियाँ, कानून एवं व्यवस्था, सामाजिक संस्कृति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन समितियों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, समिति के निर्माण में अभिप्रेरणा और लक्ष्यों का होना, समिति एक मूर्त संगठन है, या फिर समितियों में सामुदायिक भावना और निश्चित भूभाग का समावेश होता है। तो बताना है इसमें कि कौन सी समिति की विशेषता या समिति के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सामुदायिक भावना और निश्चित भूभाग किसकी विशेषता है? तो है कम्युनिटी की, समुदाय की। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव इसके यूरोप और अमेरिका में सुसंस्थापित होने के बाद हुआ। निम्न में से वर्ष में इसे औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। 1885, 1896, 1919 या फिर 1939। तो भारतवर्ष में पूछ रहा है कि समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव कब हुआ। तो सबको पता होगा, यह इजी क्वेश्चन है यह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1919 में। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में जटिल अर्थव्यवस्थाओं में श्रमिक भलाई होती है। ऑप्शन है संपूर्णतया उपेक्षित, आंशिक रूप से ध्यान देना, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना, या फिर संपूर्ण रूप से ध्यान देना। तो जटिल अर्थव्यवस्था में श्रमिक की भलाई होती है। बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, आंशिक रूप से ध्यान देना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञानी ने राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया? आलमंड पावल, हर्बर्ट हाइमन, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर विल्फ्रेडो परेटो। तो
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडमंड पावल। नेक्स्ट है सुमेलित करना है इसे, तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। स्व का आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इजी है, इसका दिया था C.H. कूले ने। तो एक का फिफ्थ, तो किस में है ये? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अलगाव की बात कौन करता है? मार्क्स करते हैं। सांस्कृतिक विलंबना, ऑगवन, प्रत्यक्षवाद, ऑगस्ट कॉम्टे। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है यह। तो कथन दिया गया है, केवल अधिनियमों के बल पर महिलाओं की परिस्थिति को ऊंचा व सुधारा नहीं जा सकता। तर्क है इसका, किसी भी समाज का सामाजिक माहौल महिलाओं की परिस्थिति आकलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बताना है दिए गए कोड में से कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, और कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है इसे, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये बहुत बार पूछा गया ये पेपर, कई ईयर्स के क्वेश्चंस में देखा गया कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, मैं इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वक्तव्य सड़कों के भीड़ भाड़ की समस्या के निदान के लिए उपयुक्त नहीं है? सड़कों का चौड़ीकरण होना, जनता को निजी गाड़ियों के इस्तेमाल से रोकना, भिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियों का सड़क पर चलने का समय तय होना, या फिर दूसरे प्रकार के यातायात के साधन के बारे में सोचना। तो बताना है कि भीड़ भाड़ की समस्या का निदान में से कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जनता को हम नहीं रोक सकते उनकी निजी गाड़ियों के इस्तेमाल करने से। तो ये जो सुझाव है ये गलत है, बाकी ये तीनों सुझाव से भीड़ भाड़ को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम ने समाज को ऐसे परिभाषित किया, कैसे परिभाषित किया? तो ऑप्शन है विचार का समुदाय, सजातीय समुदाय, आचार समुदाय, या फिर नैतिक समुदाय। तो इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नैतिक समुदाय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित कर सके? ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, या फिर इमाइल दुर्खिम। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट है, सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता बल्कि यह समन्वयी भूमिका भी निभाता है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने यह विचार दिया है? रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, लुईस कोजर, कार्ल मार्क्स, या फिर मैक्स वेबर। तो आपको पता होगा कि लुईस कोजर संघर्ष के प्रकारात्मक पहलू को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए उनका कहना है कि सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता, इसके कुछ प्रकारात्मक पक्ष भी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लुईस कोजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन विधि का अवयव नहीं है? उत्पादन का साधन, उत्पादन की शक्ति, उत्पादन का औजार, या फिर उत्पादन का संबंध। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि उत्पादन विधि का कौन सा अवयव या एलिमेंट नहीं है। तो मार्क्स ने 3 प्रकार की उत्पादन विधियां बताई थी, तो इसमें 4 दिया गया, तो एक कौन सी नहीं है वो बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मार्क्स ने उत्पादन का औजार नहीं बताया बल्कि उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्ति, उत्पादन के संबंध के बारे में मार्क्स बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार से पार्सन्स के प्रकारात्मक प्रतिमान के अनुसार व्यवस्था में संतुलन बनाए रखा जाए? ऑप्शन है शक्ति का इस्तेमाल करके, मूल्यों का एकमत होना, नियंत्रित रूप से, या फिर रूढ़िगत संकेत से। तो किस प्रकार समाज में प्रकारात्मक प्रतिमान को बनाए रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पार्सन्स?
तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, मूल्यों का एक मत होकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा सिद्धांत मर्टन के अनुसार परिवर्तन के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, अप्रकार्य या फिर कल्प प्रकार्य। तो कौन सा परिवर्तन के लिए सही है अकॉर्डिंग टू मर्टन? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दुष्प्रकार्य। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, इसे सुमेलित नहीं करना है। नीचे दिए गए संहिताओं में से सही उत्तर चुनें। कार्ल मार्क्स के अनुसार ऊपरी ढांचा कौन है? ऑप्शन है राजनीतिक व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था, जागरूकता के स्वरूप या फिर वर्ग। तो कोड दिया गया है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, कथन और कारण से क्वेश्चन है। तो कथन है इसका, मार्क्स के विचार में पूंजीवाद में श्रमिक अलगाव से ग्रसित होते हैं। और इसका कथन कारण दिया गया है, पूंजीवाद श्रमिकों की मेहनत को उनके जीवन जीने का केवल साधन मात्र बना देता है। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षित महिला एक उदाहरण है, किसकी है? सामाजिक समूह का, समिति का, संगठन का या फिर सामाजिक श्रेणी का। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, सामाजिक समूह का। नेक्स्ट है, सामाजिक समूह के रूप में जनजातीय समाज निम्न में से किसके समीप है? समुदाय के, जाति के, समिति के या फिर गोत्र के। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, समुदाय के। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। तो एक तरफ राइटर्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी अवधारणाएं दी गई हैं, उसे सुमेलित करके चलिए देखते हैं। C.H. कूले, इन्होंने किसकी बात की है? तो ये करते हैं मानव प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था की। G.H. मीड प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, H. ब्लूमर, G.H. मीड का प्रतीकात्मक यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ब्लूमर है, तो ब्लूमर का है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और G.H. मीड का है मन, स्व और समाज, और इरविन गॉफमैन का है अभिनय शास्त्र। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाति एक बंद वर्ग है, निम्न विचारकों में से एक कथन किसका है? लुइस ड्यूमोंट, B.R. अम्बेडकर, J.H. हट्टन या फिर आंद्रे बेत्ते। तो जाति एक बंद वर्ग है, कौन बताता है? तो मुझे लग रहा है कि जाति एक बंद वर्ग तो मजूमदार और मजूमदार का है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका नहीं लगाते हैं जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्टन के अनुसार अप्रकट प्रकार्य होते हैं। ऑप्शन से प्रत्याशित और मान्य, प्रत्याशित और अमान्य, अप्रत्याशित और अमान्य या फिर अप्रत्याशित और मान्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अप्रत्याशित और अमान्य। नेक्स्ट है, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ के संघर्ष के सिद्धांत का आधार क्या है? उत्पादन के संबंध, सत्ता संबंध, स्वामित्व संबंध या फिर उपभोक्ता संबंध। तो डेरेनडॉर्फ के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि संघर्ष का उन्होंने कौन सा आधार बताया? तो डेरेनडॉर्फ ने बताया है सत्ता का संबंध। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्त्रियों की जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को कहा जाता है? प्रजननता, अस्वस्थता, जनन क्षमता या फिर अजनन क्षमता। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रजननता। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज एक उदाहरण है समिति का, समुदाय का, क्षेत्र का या फिर राष्ट्र का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, समुदायों का। नेक्स्ट है, एक शास्त्र जो ज्ञान के उद्भव एवं प्रकृति से संबंध रखता हो कहलाता है सत्ता मीमांसा, प्रघटना शास्त्र, ज्ञान मीमांसा या फिर लोक विज्ञान शास्त्र। तो ज्ञान के उद्भव प्रकृति से कौन संबंध रखता है? तो वो रखता है ज्ञान मीमांसा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेबर के अनुसार जाति के लक्षण है एक निजातीय समूह में एक समुदाय के रूप में एक बंध परिस्थिति के या फिर हिंदुओं की धर्म संगति। तो वेबर क्या कहते हैं कि जाति एक बंध परिस्थिति समूह है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कोड को चुनिए। सामाजिक स्तरीकरण की प्रकारात्मक व्याख्या की है। ऑप्शन है पार्सन्स, लेंस्की, डेविस और मूर या फिर ट्यूमेन। तो सामाजिक स्तरीकरण की प्रकारात्मक व्याख्या किसने की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। मुझे लग रहा है कि ट्यूमिन तो उनकी वो करते हैं, आलोचना करते हैं। ए और बी, ए और सी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जटिल अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होता है? औद्योगिकरण की तरह प्रवृत्ति, व्यापार में निवेश की एक व्यवस्था, आर्थिक परस्पर निर्भरता या फिर उद्योगी और सामाजिक आवश्यकताओं में विच्छेद। तो जटिल अर्थव्यवस्था पर कौन सा लागू नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्रम के विभाजन के संबंध में यांत्रिक सामाजिक एकता को दुर्खिम ने एक विशेष रूपक मानते हुए पहचान दी है। निम्न में से कौन सा वह रूपक नहीं है? सामूहिक चेतना का फैला हुआ क्षेत्र, दमनकारी कानून, संरचनात्मक विभेदीकरण या फिर सादृश्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, संरचनात्मक विभेदीकरण। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने जून 2009 में जो पेपर आया था समाजशास्त्र का सेकंड पेपर, उसको सॉल्व कर लिया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।